एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल VKMGS सेंटर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग इस सेशन में पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट के टॉपिक को समझ रहे हैं और इसकी विस्तृत जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो इसके पहले पार्ट में हम लोगों ने अजैविक या भौतिक पर्यावरण के बारे में अध्ययन किया है। अब इस दूसरे सीरीज में हम लोग जैविक पर्यावरण के बारे में देखेंगे और यह किन किन यौगिकों से मिल के बनता है। तो आइए आज हम लोग जैविक पर्यावरण के बारे में अध्ययन करते हैं। जैविक संघटक यानी कि बायोटिक कंपोनेंट्स जो है, इसमें क्या क्या आते हैं। तो पर्यावरण के जो जैविक संघटक है, इसका निर्माण 3 निम्नलिखित उपतंत्रों के द्वारा होता है। उसमें पहला नंबर है पादप, दूसरा नंबर है जीव यानी, और तीसरा नंबर है सूक्ष्म जीव। तो ये पादप यानी कि प्लांट क्या होते हैं। तो ये जो प्लांट होते हैं, यह पादप जैविक संघटकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि पौधे ही जैविक पदार्थ का निर्माण करते हैं। इनका उपभोग पौधे स्वयं करते हैं। साथ ही मानव सहित जंतु तथा सूक्ष्म जीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन्हीं पौधों पर निर्भर होते हैं। पौधे पर्यावरण के विभिन्न संघटकों में जैविक पदार्थों तथा जो पोषक तत्व हैं, इनके गमन को संभव बनाते हैं। हरे पौधे अपना आहार स्वयं तैयार करते हैं, इसलिए उन्हें स्वपोषी या ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। तो इसलिए जो पादप जो हैं यानी कि जो पौधे हैं, वह पर्यावरण के सबसे महत्वपूर्ण अंग हैं और ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इनको स्वपोषी कहा जाता है। और जैविक संगठक का जो दूसरा महत्वपूर्ण पार्ट है, जीव है यानी कि ऑर्गेनिज्म है। यह जीव स्वपोषी एवं परपोषी दोनों प्रकार के होते हैं, परंतु अधिकांश जीव परपोषी ही होते हैं। स्वपोषी जीव अपने आहार का निर्माण स्वयं करते हैं, जैसे साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, पर्णहरित यानी क्लोरोफिल, एक प्रकार का समुद्री जो घोंघा होता है, जो शैवाल एल्गी से क्लोरोफिल ग्रहण कर अपना भोजन स्वयं निर्मित करता है। परपोषी जीव अपने आहार हेतु अन्य साधनों पर निर्भर रहते हैं। और जो जैविक हम लोग देखते हैं कि जो जीव होते हैं, वे जैविक पदार्थों की सुलभता के आधार पर परपोषित जीव जो है 3 प्रकार के होते हैं। तो ये इसका जो पहला प्रकार है वह है मृतजीवी यानी स्पोरोफाइटस। वे जीव जो मृत पौधों तथा जीवों से घुलित रूप में कार्बनिक यौगिकों को प्राप्त करते हैं, इन्हें मृतजीवी कहते हैं। यानी कि ऐसे पौधे जो किसी मृत पौधे या जीवों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, वो मृतजीवी कहलाते हैं। और दूसरा है परजीवी यानी पैरासाइट्स। वे जीव जो अपने आहार हेतु अन्य जीवित जीवों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें परजीवी कहा जाता है। तीसरा है प्राणी संभोजी या होलोजोइक। वे जंतु जो अपना आहार अपने मुंह द्वारा ग्रहण करते हैं। सभी बड़े जंतु इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, यानी कि ऐसे जीव जो अपने मुख से भोजन को खाते हैं, ग्रहण करते हैं, वो प्राणी संभोजी के श्रेणी में आते। इनको इंग्लिश में होलोजोइक बोला जाता है। इसके जो उदाहरण हैं, हाथी है, गाय है, बैल है, ऊँट है इत्यादि, इस तरह के जो जीव हैं वो आते हैं। इसके बाद आते हैं सूक्ष्म जीव यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जो सूक्ष्म जीवों को वियोजक यानी डिकम्पोजर भी कहा जाता है। जैसे जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको वियोजक भी कहा जाता है और इंग्लिश में डिकम्पोजर भी कहते हैं। ये मृत पौधे जंतुओं के जैविक पदार्थों को सड़ा गलाकर वियोजित कर देते हैं, यानी कि उनको नष्ट कर देते हैं। वियोजन की प्रक्रिया के दौरान ये अपना आहार भी ग्रहण करते हैं, साथ ही इन्हें सरल रूप में रूपांतरित कर हरे पौधे हेतु पुनः उपलब्ध कराते हैं। सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत सूक्ष्म बैक्टीरिया तथा कवक यानी कि फंजाई सम्मिलित हैं। आइए इनको जैविक संघटक को एक चित्र के माध्यम से देखते हैं। इस चित्र में जैविक संघटक के बारे में स्पष्ट रूप से बताया गया है, क्योंकि यह जो अपघटक होते हैं यानी डिकम्पोजर होते हैं, वो माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते हैं। और ये जो प्रोडक्ट्स हैं यानी उत्पादक हैं, यानी पेड़ पौधे हैं जो उत्पादक कहलाते हैं। और कंज्यूमर जो होते हैं यानी कि उपभोक्ता, जो पेड़ पौधे पे आश्रित होते हैं और ये पेड़ पौधे से
फल फूल पत्तियाँ और इनसे उगने वाले सभी पौधों के मतलब हर भाग से उनका भोजन प्राप्त होता है। ये जीव जो हैं निर्भर होते हैं और ये अपना भोजन इनसे लेते रहते हैं। तो ये पर्यावरण के कारक हैं। और जब ये पौधे शाकाहारी मांसाहारी ये सभी इनका जब ये ख़त्म हो जाता है यानी कि ये डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो इनको जो अपघटक होते हैं यानी डिकम्पोजर होते हैं, ये उनको सड़ा के और उनसे अपना भोजन ग्रहण भी कर लेते हैं और इनको मिट्टी में मिलाने का काम करते हैं, जैसे मिट्टी की उर्वरक क्षमता को भी बढ़ा देते हैं। अब इसका अगला टॉपिक हम लोग जो देखेंगे वह है ऊर्जा संघटक यानी कि इनर्जी कंपोनेंट्स है। अब इनर्जी कंपोनेंट्स के अंतर्गत क्या आता है, मतलब इसके अंतर्गत सौर प्रकाश, सौर विकिरण तथा इसके विभिन्न पक्षों को सम्मिलित किया जाता है। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा सौर ऊर्जा कहलाती है, यानी जो सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है वो सौर ऊर्जा कहलाती है, जो विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में होती है, अतः इसे विद्युत चुम्बकीय विकिरण भी कहा जाता है। सूर्य की जो बाह्य सतह की अत्यंत ताप दीप्त जो गैसें हैं वो नीचे से गर्म होने पर ऊर्जा का उत्सर्जन करती हैं, जिन्हें फोटान कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर प्राप्त और सौर ऊर्जा को सूर्यातप या सोलेशन या सौर विकिरण यानी सोलर रेडिएशन कहते हैं। पृथ्वी की क्षैतिज सतह पर पहुंचने वाले सकल सौर विकिरण यानी भूमंडलीय विकिरण को ग्लोबल रेडिएशन कहते हैं। सूर्य की यह ऊर्जा जो है पृथ्वी के तापमान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो पृथ्वी के सभी जीवों को क्रियाकलापों एवं भौतिक पर्यावरण को भी प्रभावित करती है। ऊर्जा संघटक के अंतर्गत जो प्रकाश एवं तापमान को सम्मिलित किया जाता है। प्रकाश या लाइट यह क्या है, पृथ्वी पर अवस्थित प्रायः सभी जीवों के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सूर्य की ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। जैसे पृथ्वी पे जो भी जीव हैं और जो भी चीज़ें हैं उसके लिए ऊर्जा का जो स्रोत है वो सूर्य ही है। सौर स्पेक्ट्रम दृश्य प्रकाश एवं लंबी तथा सूक्ष्म तरंग विकिरण से निर्मित होता है। सूक्ष्म तरंग विकिरण में कास्मिक किरणें, एक्स किरणें तथा पराबैंगनी किरणें पाई जाती हैं, जिनका तरंग दैर्ध्य जो है 400 nm होता है, मतलब इससे कम होता है। प्रकाशीय स्पेक्ट्रम के दृश्य स्पेक्ट्रम इनका तरंग दैर्ध्य जो है 400 से 700 नैनोमीटर होता है। वे प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण यानी फोटोसिंथेसिस एक्टिव रेडिएशन PAR कहलाते हैं। साथ ही जो अवरक्त जो तरंग दैर्ध्य है ये इंफ्रारेड वेवलेंथ जो होता है 740 mm से ज़्यादा होती है। ताप प्रकाशीय स्पेक्ट्रम से दृश्य स्पेक्ट्रम जिसका तरंग दैर्ध्य 400 से 700 नैनोमीटर होता है, वे प्रकाश संश्लेषी जो सक्रिय विकिरण होता है फोटोसिंथेसिस एक्टिव रेडिएशन PAR कहलाते हैं। साथ ही अवरक्त जो तरंग दैर्ध्य इंफ्रारेड वेवलेंथ है वह 470 nm से ज़्यादा होती है। समताप मंडल में स्थित ओजोन द्वारा पराबैंगनी तरंग दैर्ध्य यानी विकिरण जो तरंग दैर्ध्य की लंबाई है 100 nm से 400 nm का मतलब तेज़ी से अवशोषण हो जाता है। इस कारण पराबैंगनी किरण जो है यानी विकिरण का सिर्फ अल्प भाग ही पृथ्वी तल पर पहुंचता है। तरंग दैर्ध्य के आधार पर पराबैंगनी किरण यानी कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के 3 प्रकार होते हैं। वो ये है, पहला है UVC रेज जो है वो 100 से लेकर 280 nm तक होता है, और दूसरा UVB रेज जो होता है 280 से 320 nm होता है, और तीसरा UVA रेज जो होता है 320 से 400 nm तक होता है। इस फिगर में प्रकाशीय स्पेक्ट्रम को दिखाया गया है, जिसमें जो कास्मिक रेज हैं, एक्स रेज हैं, गामा रेज हैं, अल्ट्रावायलेट रेज हैं, इंफ्रारेड हैं, माइक्रोवेव हैं, रडार है, रेडियो है और ब्रॉडकास्ट बैंड है। तो इनका जो इधर का जो पार्ट है वो सॉफ्ट वेवलेंथ होता है और इधर का जो पार्ट होता है लॉन्ग वेवलेंथ होता है। और इसमें जो शॉर्ट वेवलेंथ होता है इसमें विजिबल लाइट होता है और अल्ट्रावायलेट रेज होता है यानी UV रेज होता है, और जो इंफ्रारेड जो होते हैं इंफ्रारेड R होते हैं। तो ये सारे लाइट्स हैं, विकिरण हैं। और इसमें जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं विजिबल लाइट है, इसका जो 400 नैनोमीटर तक इसका तरंग दैर्ध्य होता है, और ये
यह झील परितंत्र है, इसको हम लोग समझते हैं, यानी जलीय तंत्र पर प्रकाश का क्या प्रभाव पड़ता है। तो हम लोग देखते हैं कि जलीय तंत्र जो है इसमें अधिकांश जैविक क्रियाएं प्रकाश की उपलब्धता द्वारा नियंत्रित होती हैं। गहरे पानी में जैसे समुद्र और झील तंत्र में पौधे के लिए प्रकाश सदैव एक सीमित कारक होता है। जलीय तंत्र में प्रकाश की उपस्थिति में उत्पादक तथा उपभोक्ता की उपस्थिति निर्धारित होती है। उदाहरण के लिए जैसे पादप प्लवक यानी फाइटोप्लैंक्टन जल की प्रकाशित सतह पर होते हैं, जबकि नित स्थल यानी बायोटिक जो होते हैं जीव झील के तलछट पर रहते हैं। प्रकाश की भेदता यानी कि पेनिट्रेशन के अनुसार झील को 3 भागों में बांटा गया है। इसका जो 1 भाग है, 2 भाग है और 3 भाग है। तो इसमें जो पहला भाग है वो बेलांचल कहलाता है, और यह झील के किनारे पर इसका जो छिछला भाग होता है वो बेलांचल कहलाता है। इसको इंग्लिश में लिटरल जोन कहते हैं, जहाँ पर अधिकतर जड़युक्त वनस्पतियाँ उगती हैं। इनमें प्रकाश छिछले पानी को भेदते हुए जाता है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो क्षेत्र होता है वेलांचल कहलाता है। उसके बाद से यहाँ से यहाँ तक का जो क्षेत्र होता है सरोजावी क्षेत्र कहलाता है। इसको खुला जल का क्षेत्र भी कहा जाता है, जहाँ पादप प्लवक को जो होते हैं फाइटोप्लैंक्टन होते हैं प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, और यहाँ ये वृद्धि करते हैं। जल की स्वच्छता के आधार पर इस क्षेत्र में प्रकाश की जो तीव्रता होती है यह 20 से 40 किलोमीटर की गहराई तक पहुँच सकता है। तो यह सरोजावी क्षेत्र है। और समुद्र का जो गहरा क्षेत्र होता है, गहरा वाला क्षेत्र यहाँ पे, तो समुद्र का बीचों बीच का जो गहरा क्षेत्र होता है उसको गहरा क्षेत्र बोलते हैं। यह अधिकांश क्षेत्र जहाँ पर हमेशा प्रकाश, मतलब अधिकांश क्षेत्र है वह है जहाँ पे अंधकार ही अंधकार होता है, वहाँ प्रकाश नहीं पहुँच पाती है, उसे गहरा क्षेत्र कहते हैं। झीलों तटी में यानी नितस्थल बायोटिक जोन बनाती है, जो कि नितस्थल जीवों को जैसे घोंघा जो स्लग होते हैं और सूक्ष्म जीव का जो आवास स्थल होता है यह गहरा क्षेत्र होता है। मैंने टॉपिक को देखा और इसके साथ ही हम लोग अगले पार्ट में पर्यावरण के और अन्य घटकों को देखेंगे और समझेंगे कि इसके अन्य कौन कौन से और घटक पर्यावरण और ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ हम मिलते हैं तीसरे पार्ट में। तब तक के लिए हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।